हाँ भाई चलो, आ जाओ। कल ज्यादा जोश में पढ़ा दिए, गला खराब हो गया हमारा। भयंकर गला खराब हुआ। रात में आवाज ही नहीं निकल रही थी। लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है। चलो भाई सुनो यार, ये बताओ। सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था ना भाई। हेलो। अरे भैया शांत हो जाओ, धीरज धरो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं है तो क्या मतलब है। वही पूरा पीडीएफ ही हुई है, खाली डेट एडिट करके बदल दिए। हमसे कह देते इतना देर किए हैं, ये तो हम पहले दिन 1 मिनट में कर देते यार। चलो भाई इधर ध्यान दो, सुनो भाई सुनो। इस मेटल सरफेस का क्या अपना एक वर्क फंक्शन है? वर्क फंक्शन क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है या उस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड एनर्जी है? रिक्वायर्ड एनर्जी है ना। उस एनर्जी की जरूरत क्यों है? क्यों? इलेक्ट्रॉन को आयनाइज होने के लिए ना। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। क्या हुआ भैया? हाँ चलिए, देखिए भाई। तो मित्र, अगली वाली बात यह है कि अगर मान लो हम यहाँ पर एक बल्ब लगा दें ऐसे, इस बल्ब के फोटोन की जो एनर्जी है, अगर वो 5 से कम है तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा? नहीं। मतलब पहली कंडीशन ये है कि बल्ब का जो फोटॉन है उनकी उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही? ये जरूरी। बट बहुत देर तक गिरती रहेगी तो प्रोबेबिलिटी है तो एमिशन होता ही है। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर कोई बैटरी का वोल्टेज नहीं होगा, तो क्या कोई करंट दौड़ेगी? कोई करंट दौड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं दौड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गाइडेड मोशन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करेंगे, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या इस इलेक्ट्रॉन को गाइडेड मोशन देगी? ये इलेक्ट्रॉन क्या ए से लेके बी तक जाएगा? क्या इसके अंदर करंट आएगी? क्या इसके अंदर वोल्टेज आएगा? अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। उसके बाद सैचुरेट, क्योंकि अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो कराने के लिए रोल प्ले कर रहे थे, क्या अब वो कांस्टेंट हो गए हैं? अब उसमें कोई नंबर में चेंज नहीं हो रहा। जब तक इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज नहीं होगा तब तक करंट सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज करने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए? पावर की फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ाना चाहिए? पावर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ गया तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ जाएगा? अरे बात समझे क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। तो एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का। अरे किए थे ना हो? क्या ऐसे कुछ ग्राफ बना था? अरे बना था। अच्छा मान लो अगर हम सेम कलर का दूसरा बल्ब यूज कर लें तो क्या ऐसा बनेगा? थोड़ा पावर कम कर दें तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है? लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है। आप बस क्या बदल रहे हैं? क्या बदल रहे हैं? इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसको बोलते हैं फोटो करंट और इसको बोलते हैं वोल्टेज। अरे बात समझे? अच्छा, एक और बात पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए हम दो बल्ब ले लें। क्या ले लें भाई साहब? दो बल्ब। एक रेड कलर का ले लें और एक बल्ब ले लें ब्लू कलर का। ब्लू। रेड कलर का और ब्लू कलर का, दोनों का पावर 50 वाट। दोनों का पावर 50 वाट मतलब क्या है? दोनों से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिरेंगे प्लेट के ऊपर वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी सेम होगा। अलग क्या होगा? एनर्जी। किसकी ज्यादा? ब्लू वाले की एनर्जी ज्यादा और रेड वाले की एनर्जी कम, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? फोटो करंट जो सैचुरेशन करंट है वो दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों में सेम है। अच्छा, दोनों को रोकने के लिए सेम एनर्जी चाहिए होगी या अलग अलग? अलग अलग। एक का हुआ वी नॉट। वी नॉट रेड वाले का इधर होगा और ब्लू वाले का इधर होगा।
अरे होगा ना। क्या बात करते हो यार, तुम लोग आता जाता है नहीं तुम लोगों को कुछ यार। सही बोले हो। चलो भाई, सही कह रहे हो तुम तो मान ले रहे हैं। वी नॉट ऑफ रेड, और क्या हो जाएगा? वी नॉट ऑफ ब्लू। जब वोल्टेज जीरो हो जाता है तब भी क्या करंट रह जाती है? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स गाइडेड मोशन में है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, इनका अपना एनर्जिया, इनके पास मेमोरी है कि इनको यहां से निकल के यहां जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे ना रहे, जाएगा ही जाएगा। अरे बात समझे कि नहीं? पहली बार में नहीं गया था, क्यों? क्योंकि पहली बार में उसको निकलने के बाद पता नहीं था कहाँ जाना है। बात समझ रहे हैं ना? दूसरी बार में खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में खूब सारे चक्कर लगा चुका है। तो जब चक्कर लगा चुका है तो यहाँ से निकल के आराम से यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे ना रहे। तो फिर रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? बैटरी की पोलैरिटी बदलनी पड़ती है। अब मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कितने वोल्ट का निकला है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो रोकने के लिए क्या पांच पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल देनी पड़ेगी? अरे तो वो बैटरी से ही तो आएगा। मतलब कितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे? 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की। क्लैरिटी है ना? और यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर है किसके? ईवी नॉट के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ईवी नॉट के। ठीक ना? इसके बाद हमारा धीरे धीरे और आगे का दौर शुरू होता है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। कंडीशन ऑफ सेचुरेशन क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन लिख सकते हैं? एच एफ माइनस एच एफ नॉट लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं? और काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² लिख सकते हैं? और काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² 1240 बाहर करके 1/λ इन नैनोमीटर, लेमडा इन नैनोमीटर माइनस लेमडा नॉट इन नैनोमीटर लग के आंसर निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं। यस सर। व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स, कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर हो जाता है? तो ईवी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अरे होगा कि नहीं होगा? जहां जहां काइनेटिक एनर्जी लिखी है यहाँ यहाँ क्या लिख दोगे? ईवी नॉट। लिख दोगे ना भाई? यस। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये सब ईवी नॉट के बराबर हो जाएगा। अरे पक्का ना? यस। चलो अब सुनना। वी नॉट क्या है? वी नॉट क्या है? वी नॉट का कुछ नाम दिए थे ना? क्या नाम दिए थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोचो, अब जो तुम एक्सपेरिमेंट किए हो ना उसी का तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे। कि हम कह रहे हैं कि अब हमको एक ग्राफ खींचना है वर्क फंक्शन। सुनना, एक ग्राफ खींचना है वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी के बीच, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ, तुम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किए हो, कहां तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा? एफ नॉट तक। कहां तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा? एफ नॉट तक। क्या एफ नॉट के बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू होगा? अरे सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना। एफ नॉट के बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसकी इक्वेशन है? काइनेटिक एनर्जी बराबर y बराबर एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन है क्या? अरे है ना? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है अपने पास? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एक्सिस पे? y। ये तुम्हारा m हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस सी हो गया। एच एफ नॉट तो कांस्टेंट है ना? तो लाइन कैसे सीधी बन जाएगी? और इसको पीछे मिलाओगे तो क्या यहाँ जाके कहीं मिलेगा? और ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस एच एफ नॉट। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? इंटरसेप्ट। कई बार सवाल कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। इंटरसेप्ट दिया हुआ है और क्या बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंटरसेप्ट को किससे डिवाइड कर दोगे? एच से। एच से, तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा? सिंपल सवाल है यार।
हाँ पूरी मॉडर्न ही सस्ती यार, एकदम हलवा, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा ये बताओ स्लोप क्या है? स्लोप इस कर्व का क्या है भाई? स्लोप क्या है? एच कांस्टेंट है कि वेरिएबल? मेटल चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा? मेटल चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा मेटल चेंज होने से? एफ नॉट। क्या चेंज होगा? एफ नॉट। थ्रेशोल्ड बदल जाएगा लेकिन स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि ये कंडीशन है मेटल 1 की, तो मेटल 2 के लिए क्या इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देंगे? अरे नहीं आ रहा भाई, ये मेटल 2 के लिए लाइन हो गई। अरे क्लियर है? जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पर है, और दोनों जगह टेन थीटा की वैल्यू एच है। मतलब थीटा बराबर कितना है? टेन इनवर्स एच है। ठीक है, ये सवाल पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ में स्लोप किसके बराबर है? टेन थीटा बराबर किसके है? एच के। या थीटा पूछेगा तो टेन इनवर्स एच। स्लोप टेन इनवर्स एच नहीं है, स्लोप एच है। स्लोप क्या है? और थीटा क्या है? टेन इनवर्स एच। दोनों में अंतर है ना। स्लोप को थीटा बोलते हैं कि टेन थीटा? टेन थीटा। सिंपल सी बात है। अच्छा इसी में एक और खिलवाड़ करते हैं। कहते हैं भाई साहब काइनेटिक एनर्जी की जगह वी नॉट लिख लो। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लो? वी नॉट। और यहाँ पे क्या लिख लो? फाई फाई। क्या? एफ। सॉरी, क्या लिख लो भाई? एफ। क्या एफ नॉट तक वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो? वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो? वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो? अरे क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ रहा है? बोलो बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ रहा है? नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन निकला? कोई इलेक्ट्रॉन निकला? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, कोई करंट आएगी? कोई करंट नहीं आएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल कब आएगा? जब रोक रहा होगा। तो अच्छा अगर तुमको याद हो तो हम एक बात समझाए थे कि ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है सैचुरेशन से। कहाँ से शुरू होता है? सैचुरेशन। सर सुना है ना? यस सर। तो सोचिए सैचुरेशन पर आपकी बैटरी का वोल्टेज कितना? सैचुरेशन का जस्ट ऑपोजिट, जब सैचुरेशन पे जा रहे हैं, जब सैचुरेशन पर जा रहे हैं, सोचिए जब आप प्रोसेस को रोक रहे होंगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? वी नॉट की मतलब वी नॉट ना, एनर्जी कितनी होगी? ईवी नॉट की माइनस ईवी नॉट? जो एनर्जी आप दे रहे होंगे क्या होगा? माइनस ईवी नॉट। माइनस ईवी नॉट। अच्छा ये बताइए अगर हम कहें कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, हमको जब तक हम थ्रेशोल्ड के पार नहीं कर जाएंगे तब तक हमको किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? नहीं। रोकने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। तो कब निकल रहा है? थ्रेशोल्ड के बाद। फिर उसके बाद क्या स्ट्रेट लाइन चलेगा? अरे देखो ना काइनेटिक एनर्जी की जगह बस क्या आ गया है? ईवी नॉट। क्या आ गया है? ईवी नॉट। तो यहां से वी नॉट लिखोगे तो क्या मिलेगा? एच बाई ई इंटू एफ अपॉन एच एफ नॉट बाई ए। अरे समझ पाए? अरे कुछ उतरा? अगर मान लो इस वाली लाइन को हम पीछे खींच लेने था तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एच एफ नॉट की एच एफ नॉट बाई ई? एच एफ नॉट बाई ए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, जब पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, पोटेंशियल जीरो रहेगा। अरे क्लैरिटी है? पोटेंशियल का रोल तब आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होगा। पहले इलेक्ट्रॉन समय शून्य पे एमिट हुआ लेकिन कोई करंट दौड़ी नहीं, उसके बाद तुमने थोड़ा सा वोल्टेज दे दिया। जैसे ही तुमने प्लस वोल्टेज दिया क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्लैरिटी है? तो क्या होगा? अब तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये? इलेक्ट्रॉन की, या जो फोटोन गिर रहा है? फोटोन गिर रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन की क्या फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रॉन का तो एच एफ नॉट है। समझ नहीं पा रहे? फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो अब तुमको उसको एक्सलरेट करने के लिए ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ना। सिंपल लीनियर रिलेशन है यार। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसको रोकने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा? रोकने के लिए सोचो, 5, 8 का निकला तो 8 चाहिए होगा ना। तो एक्सलरेट करने में भी तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई। अगर तुमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सलरेट करना है तो तुमको 5 वोल्ट देना पड़ेगा। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सलरेट करना है तो 8 देना पड़ेगा। अरे बात समझे हो ना? एक ज्यादा एक्सलरेशन से एक्सलरेट हो रहा है, जो ज्यादा एनर्जी से निकला है, तो उसको रोकने के लिए तो ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा ना। तो उसको एक्सलरेट करने के लिए भी ज्यादा चाहिए। समझे कि नहीं? अच्छा सोचो अगर हम मेटल प्लेट चेंज कर दें, ये एंगल है तुम्हारे पास थीटा, क्या चेंज कर दें? मेटल प्लेट। तो क्या एफ नॉट चेंज हो जाएगा? ग्राफ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्या थीटा दोनों में सेम रहेगा?
थीटा। टेन थीटा बराबर कितना, एच की एच बाई ई, टेन थीटा बराबर एच बाई ई। और इंटरसेप्ट किसके बराबर निकला है, ये तो स्लोप हो गया ना, और इंटरसेप्ट क्या लिखोगे, इंटरसेप्ट क्या लिखोगे, इंटरसेप्ट बराबर एच एफ नॉट बाई ई, इंटरसेप्ट बराबर एच एफ नॉट बाई ई। अच्छा एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, क्या कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि भैया अब तुमको ना ग्राफ ड्रॉ करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड वर्सेस फोटो करंट का, ये है एन और ये है फोटो करंट। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, और ये नेता पीसी क्या है, पीसी क्या है वो, फोटो करंट। अरे है कि नहीं है, पीसी तुम्हारे पास क्या हो गया, फोटो करंट। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ेगा ना, तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। तो क्या एक सीधी लाइन बन जाएगी, अरे पढ़े भी थे यार, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब अगर तुम इतनी बात ध्यान से पढ़ लिए हो तो अब तुमको पूरे चैप्टर में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो परेशान कर दे, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जैसे पहला सवाल देखो, क्या रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ए एंड बी इज प्लॉटेड फॉर द टू डिफरेंट सरफेस ए एंड बी, द ग्राफ शोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ ए, हाँ भाई वर्क फंक्शन ऑफ ए, हाँ भाई स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, क्योंकि बी का थ्रेशोल्ड ज्यादा है, जिसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो क्या बी हो जाएगा। जरा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बना गया, ये बताओ। द ग्राफ shows the variation of current I on y-axis in its two photocells A and B as a function of applied voltage V x-axis when light of same frequency is incident on the cell. Which of the following is the correct conclusion drawn from the data? बोलो, cathode of two cells are made of same substance. The intensity of light used were different. बोलो इस ग्राफ में क्या हुआ है, इंटेंसिटी अलग अलग है ना, क्या सिखाए थे इंटेंसिटी अलग होने का मतलब, हाँ क्या भाई, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है ना, तो कैथोड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट, थर्ड कैथोड सब्सटेंस एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर डिफरेंट, क्लैरिटी है। कैथोड सब्सटेंस, कैथोड सब्सटेंस, अरे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सब्सटेंस क्यों चेंज होगा यार, वो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा तो वर्क फंक्शन नहीं चेंज हो जाएगा, तो सी क्यों होगा भाई, कौन सा होगा पहला, द कैथोड ऑफ टू सेल्स आर मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंस देयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड आर डिफरेंट, एक से ज्यादा सेचुरेशन करंट एक से कम, तो एक में ज्यादा पावर का बल्ब है एक में कम, किसका पावर ज्यादा है, ए का पावर ज्यादा है और बी का पावर कम है। ये देखो, द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस for three different radiations. Which of the following is correct statement? Third number, curve, कौन सा, थर्ड, हाँ ए और बी दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना, मतलब जो रेडिएशन आया है, जो रेडिएशन आया है उसका इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या है यार, सुने रहो बस ध्यान से। ये देखो, कह रहा photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C of photoelectric cell. The maximum energy emitted by photoelectrons is 2 electron volt. When photon of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will reach the anode A if the stopping potential A relative to C is कितना, कितना, माइनस, -3, कैसे हो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने दिया, बाहर कितने से निकला, 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 3, कितना है 3। व्हेन द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, जब कितने के निकले, जब कितने के गिरे, के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के,
नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए. Photons with 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या सिचुएशन हो गया? वर्क फंक्शन कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will reach the anode A if the stopping potential of A relative to C is कितना? -3. सोच लो, सोच लो, सोचो. जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा है तो कितने से निकला है? 2 से. 6 का गिरेगा तो कितने से निकलेगा? 3 से. तो रोकने के लिए कितना चाहिए होगा? 3 प्लस 3 की -3 रिवर्स पोलैरिटी के साथ, तो -3 वोल्ट. समझ नहीं आया? आया? जब 5 का गिरा है तो कितने से निकला है? 2 से. मतलब थ्रेशोल्ड कितने का है? 3 का. तब 6 से गिराओगे तो 3 से निकलेगा ना. तो थ्रेशोल्ड कितने का है? 3 का. क्लियर है? निकला कितने से? रोकने के लिए चाहिए कितना? थ्रेशोल्ड के बराबर कि जिससे निकला उसके बराबर. यहाँ 2 से निकला है तो इसको रोकना होता तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता ना. बस 2022. When two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is. हाँ भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये न्यू है भाई, ये सब न्यू है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा? हाँ भाई, बताओ, कैलकुलेट करो. कैलकुलेट करिए. मतलब आराम आराम से बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है. यार गला खराब हो रहा है, गला नहीं ठीक होगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं ज्यादा. तो आराम आराम से चलते हैं. नैनो की मत माने और नैनो की मत सुने, नैनो हमारे मन बस बैठे, नैनो में ही रहियो, नैना ठग लेंगे. इतना टाइम लग रहा है क्या? इतना टाइम लग रहा है? जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हो? हाँ भाई. हाँ, 3/2 न्यू. पहली इक्वेशन क्या बनी? पहली फ्रीक्वेंसी, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन. पहले का Vs/2 है. जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? Vs/2. और जब जब फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू/2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? Vs है. अरे क्लियर है? तो Vs/2 बराबर कितना हो जाएगा? Vs/2 बराबर कितना हो जाएगा? अरे बोलो. EVs/2 लिख सकते हैं ना? क्या लिखे? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. क्लियर? वर्क फंक्शन हो गया. अपने को थ्रेशोल्ड ही तो पूछा है. अगर थ्रेशोल्ड पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. तो इसको फाई लिख देते हैं. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई वी एस बराबर एच न्यू बाई 2 माइनस फाइव. ये तो ठीक है ना? अरे पक्का ना? दोनों से फाई का वैल्यू कंपेयर कर दो. तो ई वी एस बाई 2 माइनस एच न्यू बराबर कितना? ई वी एस माइनस एच न्यू बाई 2. अरे ठीक है भाई, आया? तो ये वाला इधर जाएगा. HF2 लिखा हूं ना?
ये कितना है अपने पास, एच न्यू, ये एच न्यू, तो ये इधर गया नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ, -h न्यू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -h न्यू हो जाएगा। अरे हो जाएगा। हाँ, डिवाइड करने से क्या फायदा होगा? हाँ, वी एस से वी एस कट जाएगा, फाई आ जाएगा। हाँ, डिवाइड कर लो, लो डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, वी एस से वी एस ई से ई कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, एच न्यू बाई 2 - 5 बराबर कितना, 2h न्यू - 2 फाई। तो 2 फाई इधर आ जाएगा, फाई हो जाएगा। 2h न्यू - h न्यू/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चार, चार में से क्या, 3h न्यू/2 बराबर कितना हो गया, 5। और 5 बराबर कितना होता है, h न्यू नॉट। 3h न्यू/2, h से h कट जाएगा, तो न्यू नॉट बराबर कितना, 3v/। अरे क्लियर है? चलो और आगे बढ़ो। A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, then each emitted electron carries 1/4 of the initial energy. Number of emitted electron is half the initial number. Each emitted electron carries half the initial energy. Number of electrons emitted is a quarter of the initial number. सोचो क्या कह रहा है? A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 मीटर, तो क्या होगा, जब सोर्स को 2 मीटर शिफ्ट कर दोगे तो क्या, हाँ भाई, फोटो सेल से 2 मीटर स्विच कर दी तो क्या फर्क पड़ा, एनर्जी घटेगी फोटोन की, कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो घट जाएंगे। हाँ, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो घटेंगे कि नहीं घटेंगे, कि वही रहेंगे? हाँ, सोच लो। कह रहा है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, इज इल्यूमिनेटेड बाई अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे। एक पॉइंट सोर्स है, एक सेल है, ठीक है ना? When the source is shifted to 2 meter, then each emitted electron carries 1/4 of the initial energy. सोचो, गलत है, गलत है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज हाफ द इनिशियल नंबर, हो सकता है ये, रुकिए तो बता रहा हूं। ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज हाफ द इनिशियल एनर्जी, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। हाँ, यही होगा, कैसे बताओ, सोचो, एरिया है कि नहीं है, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या पढ़ते हो, आई ए लैम्डा बाई एच ए। ये फोटोन फॉलिंग है ना। अच्छा तुम ये सोचो, मान लो हम तुमसे कहे कि ये तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स है, एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, यहां पर तुम्हारा फोटो सेल है। अरे क्लैरिटी है ना? यहां से रेडियस कितना है, आर, तो इसको जो रेडिएशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, अरे भाई एक स्पेसिफिक रेडिएशन मिल रहा होगा ना। सोचो, इसको ऐसे समझना, ये तुम्हारे पास सेल है, ऐसे रेडिएशन मिल रहा है, मिल रहा है। अगर हम थोड़ा दूर चले जाएं तो उतना ही रेडिएशन मिलेगा कि थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कितना कम हो जाएगा, जिस एरिया पे गिर रहा था उस एरिया के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली कि लीनियरली, डायरेक्टली, डायरेक्टली ना। तो भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग क्या है, आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए लैम्डा बाई एच सी। तो जब दूर गए हो तो एरिया घटा है कि नहीं घटा है, घटा है ना, अरे घटा है ना, कितना दूर गए हो, 2 मीटर ना। तो जो ये प्रोजेक्टेड एरिया है ये घटा है कि नहीं घटा है, कितना घटा है, प्रोजेक्टेड एरिया कितना घटा है, सॉलिड एंगल याद है, सॉलिड एंगल याद है, एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस ना। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है क्या वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे है कि नहीं है, तो कहां चले गए, अरे बोलो दूर गए ना।
तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होना चाहिए था? अरे भाई, इस बीम के अंदर जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो तो ऐसा आएगा ना। कितना होना चाहिए था ये? अरे भाई, ये तो 4A होना चाहिए था ना भाई। लेकिन रहा कितना? ए। 4 गुना बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं ना। इतने फोटॉन्स को रिसीव करने के लिए इसका एरिया कितना होना चाहिए था? 4A। लेकिन रहा कितना? ए। तो 4 गुना 4 टाइम्स कम हो गया ना भाई। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। पल्ले पड़ा। आसान सवाल है यार, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है बस। सोचो। सोचो अगर ऐसा सवाल होता, कहता कि a photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away when the source is shifted to 2 meter। जैसे अभी तो ये सवाल है, तो एक तरीके से देखो तो एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें जहां फोटॉन्स रिसीव हो रहे हैं उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया हुआ है। अगर मान लो मैं तुमसे कहता कि मेरा जो फोटो सेल है वो ऐसे लगा हुआ है और ये मेरा पॉइंट सोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो कि नहीं? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस घटा दो चाहे बढ़ा दो, यहां से निकलेंगे फिक्स नंबर ऑफ और यहां पहुंचेंगे फिक्स नंबर। लेकिन अगर एक छोटे से सेगमेंट की बात करी जाए, तो जब तुम रेडियस बढ़ाओगे तो देखो, तो इसको तो इतने फोटॉन्स को रिसीव करने के लिए ये होना चाहिए था ना, लेकिन बेचारा इतना ही रह गया ना। तो ज्यादा फोटॉन्स रिसीव करेगा कि कम? कुछ पास से निकल जाएंगे ना। कितना होना चाहिए था इसका एरिया? अगर इसका ए है तो इसका कितना होना चाहिए था? 4A। लेकिन है कितना? ए। बात समझे ना? तो एक तरीके से कहो कि एरिया 1/4 हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग भी 1/4 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड भी 1/4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर द इनिशियल नंबर। इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा आ जाता है क्या भाई साहब? मैटर वेव्स। क्या जाता है? मैटर वेव्स। सुनो, इधर ध्यान दो भाई भाई भाई। यहां पर आया एक साइंटिस्ट, उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था भाई? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव्स। पहले तो भाई ना लाइट से खेलना स्टार्ट किया। कहा कि भैया, प्लैंक्स ने क्या कहा था कि लाइट का एनर्जी कितना है? लाइट का एनर्जी कितना है? h/λ। लाइट का मोमेंटम कितना है? h/λ। उसने कहा एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। E/p क्या मिला? c मिला। क्या मिला भाई? c मिला ना? देख लो। E/p बराबर क्या मिला? c। अरे पक्का ना? देख लो भाई। तो E/p बराबर क्या मिल गया अपने को? c। c को क्या लिख सकते हो? c इक्वल्स, हाँ भाई ये ठीक है। ये अपने पास, ये अपने पास एक बेसिक इक्वेशन निकाली। p बराबर क्या होता है? p बराबर क्या? अगर एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? m, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम मोमेंटम, अगर कोई बॉडी है उसका मास है m, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? हाँ, बैक पेन। m मास की बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? mv। मोमेंटम कितना होगा? mv। सोच, आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई बॉडी, कोई m मास की बॉडी लाइट की रफ्तार से दौड़ेगी तो उसका मास बल्कि हो जाता है ना। अरे बल्कि हो जाता है ना, क्योंकि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मास में। किस में? मास में। तो अगर लाइट की रफ्तार से दौड़ेगा तो P बराबर क्या लिखोगे? m/c बराबर कितना? c। तो यहां से क्या निकल गया है? E बराबर mc²। अरे होता है कि नहीं होता है? yes। अच्छा एक बात बताओ, जब डी ब्रॉगली आया ना, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि दो बातें उसने कही। पहला उसने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री से प्यार है। बात समझे? कि अगर वो पार्टिकल नेचर देगा तो क्या देगा? वेव नेचर। और वेव नेचर दिया है तो पार्टिकल नेचर। साथ में उसने एक और बात कही कि दोनों नेचर को साइमल्टेनियसली आप देख नहीं सकते। अरे बात समझे ना? अगर आपको पार्टिकल दिखेगा तो वेव नहीं दिखेगा, वेव दिखेगा तो पार्टिकल नहीं दिखेगा। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि अगर एक पैकेट है, तो अगर आपको पैकेट दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? पैकेट मतलब फोटोन, मतलब पार्टिकल दिख रहा है। और अगर पानी दिख रहा है, उसके अंदर भरा हुआ पानी जो एनर्जी है वो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? वेव। अरे क्लैरिटी है ना?
एक साथ दोनों देख पाओगे? नहीं। या तो फट गया फोटोन तो एनर्जी देख लिए, और फोटोन के अंदर अगर एनर्जी पैक्ड है तो वो तुमको क्या दिख रहा है? पैकेट दिख रहा है। तो या तो तुमको पार्टिकल दिखेगा या तो तुमको वेव। अरे बात समझे कि नहीं समझे? टफ तो नहीं लग रहा है? पक्का ना? चलिए दूसरी बात उसने क्या कही कि बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर कांट बी नोटिस्ड साइमल्टेनियसली। दोनों को आप साथ में नहीं देख सकते हैं। अरे बात समझे हैं? चले आइए, तो बच्चा आगे की बात करते हैं। आगे इसने कहा कि भैया ये जो आप मोमेंटम बराबर एच बाई लेमडा पढ़ रहे हो ना, तो यहां से लेमडा बराबर आप क्या लिखोगे? एच बाई पी लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखोगे। लेमडा बराबर क्या लिखोगे? एच बाई पी। अगर हम कहें कि कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है? एम। एक कोई बॉडी है उसका मास कितना है? एम। अरे क्लियर है? अगर एक बॉडी है उसका मास है एम, तो हम कहेंगे कि उससे एक वेव एसोसिएट होगी, जिस वेव का नाम है क्या? मैटर वेव। और ये लिखा जाएगा क्या? एच बाई एम बी। लैम्डा ऑफ मैटर वेव क्या लिखा जाएगा? एच बाई एम बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। अरे क्लियर है? एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड, तो कितना हो गया? 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या पी स्क्वायर बाई 2m लिखा जा सकता है? तो पी बराबर क्या लिखा जा सकता है? हाँ भाई, क्या? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और पी को क्या लिख सकते हो? एच बाई लैम्डा लिख सकते हो ना? ये लैम्डा क्या है? पार्टी किसी वेव, किसी मतलब ये आप कह लो किसी फोटोन का है या किसी पार्टिकल का है? लैम्डा किसका है? ये पार्टिकल का। अरे मैटर वेव पढ़ रहे हो ना? तो अब इसने कह दिया कि नेचर लव सिमेट्री, मतलब दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके पास उनका वेव कैरेक्टरिस्टिक है। और बात समझे ना? तो एच बाई लेमडा ऑफ पार्टिकल, लेमडा ऑफ मैटर या पार्टिकल जो भी लिख लो, मैटर वेव लिख लो, ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अरे क्लियर है? तो यहां से लेमडा बराबर क्या लिखोगे? एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अरे लिख लोगे लेमडा बराबर कितना? एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन गन। कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन गन। तो होता क्या है, उस गन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलती हैं। कुछ ऐसे सेंसिटिव मेटल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हीट दे दो अगर तुम, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बाहर निकालने लग जाते हैं। अब मान लो उस इलेक्ट्रॉन को तुमको वी वोल्ट की बैटरी से एक्सलरेट करना है। कितने से एक्सलरेट करना है? वी वोल्ट की बैटरी से। अरे क्लियर है भाई? तो कितना एक्सलरेशन दोगा? कितना एक्सलरेशन दोगे भाई? कितनी एनर्जी दोगे? चलो एनर्जी बताओ। एनर्जी कितना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई। तुमने वी वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलरेट किया है तो क्या होगा? ईवी। क्या होगा? ईवी। अच्छा, प्लस वी वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलरेट करोगे कि माइनस वी के? किससे? प्लस वी से। कितने से? प्लस वी से। और रोकना होगा तो? रोकना होगा तो माइनस वी से। पक्का ना? पक्का ना? क्लियर है? गधेड़े हो गए तुम लोग। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। उसको एक्सलरेट करना है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है ना, तो कैसे बढ़ेगी? जब उसको एक्सलरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन सा टर्मिनल लगाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव ना। और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट पॉजिटिव। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तब ना एक्सलरेट होगा। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तब एक्सलरेट होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अरे बात समझे ना? सोचो यार, वह तो गजब आदमी। इलेक्ट्रॉन गन ऐसे एक गन होती है, बात समझे? इसको ऐसे लो टेंशन सप्लाई से जोड़ा जाता है। लो टेंशन का मतलब समझते हो? हाई करंट एंड लो वोल्टेज। हाई टेंशन सप्लाई का नाम सुने हो?
कहा जाता है हाई टेंशन सप्लाई, 11,000 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, इसके नीचे मत खड़े हो, कहा जाता है ना। पता नहीं सर, हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो होता क्या है, लो टेंशन सप्लाई में जब करंट बहुत ज्यादा होती है, तो जब इसमें करंट दौड़ती है तो ये हीट करेगा। हीट करेगा तो हीट करने का मतलब क्या, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पड़ेगा। अब यहां पर एक हाई टेंशन सप्लाई लगी होती है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, मतलब ऐसे परफोरेटेड शीट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की। इस तरफ सरफेस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। इस तरफ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा ना, पक्का ना भाई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी किसके, ईवी नॉट के। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, ईवी नॉट के। तो लेमडा बराबर क्या लिखोगे, एच बाई अंडर रूट ऑफ, अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है तो क्या लिखोगे, 2m⁴ नॉट, क्या यही लिखोगे। दिस इज डी ब्रॉगलीज वेव, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, दैट इज मैटर वेव्स। अरे क्लियर है, ये वेवलेंथ किसका है, फोटोन का कि मैटर वेव्स का, फोटोन का। तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, h बाई पी, लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी, या p इक्वल्स टू h बाई लेमडा। अरे क्लियर है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल दौड़ रहा है, कोई पार्टिकल अगर दौड़ रहा है, तो वो जो वेव एसोसिएट करता है वो होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी नॉट। नोट करो इसको, पीछे वाला लिखे थे, कल लिखे थे कि नहीं, अरे घर जाके लिखे थे, तो ये तो लिख लो, इतना तो मैं पढ़ाया ही था भाई। ये लिख लो, चलो लिखो, जल्दी लिखो।
आगे बढ़े, समझ समझ के लिखना। भेजो इसको श्रीलंका के टापू पे। इतनी भी अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया यार, इतना ही अच्छा होता तो 87 रन पे 7 विकेट थोड़ी हो जाता। हाँ, नहीं लास्ट कुछ मैचेस में तो इंडिया ने बहुत तगड़े से लीड किया है भाई। है थोड़ी हल्की टीम थोड़ी है, बस ठीक है, चलो दिन होता है सबका। लेदर से क्रिकेट खेले हो कभी? खेले हो कभी? थोड़ा सा हल्की, इतनी इतनी घास रहती है ना पिच पे, तो 120 के स्पीड वाली बॉल आंखों के सामने से निकल जाती है, पता नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड नो। हम्म, हो गया। अच्छा बताते जाना। लिखो। हो गया हो, जल्दी करो।
चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा जल्दी लिखो। कितना बज रहा है अभी? 9:30, 10:30 तक क्लास है ना, बहुत टाइम। 2 घंटे क्लास सही रहता है। अब खत्म हो गया, अब क्या बचा है? अब सवाल लगाना है बस। मैं जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों बिना मतलब के अंग्रेजी पढ़ोगे? एक्सरेज अभी बहुत बाद में है, न्यूक्लियर के बाद। हाँ, क्वेश्चंस तो अंदर तो टॉपिक वाइज ही है ना। एक्चुअली क्या है कि वेदांतु आज के पहले नीट में कुछ नहीं कर रही थी, यही यही खेल रहे थे ये लोग। यही में बहुत अच्छे रिकॉर्ड थे यार, मतलब दमदार। ओलंपियाड्स की अगर बात करें तो अगर भारत से 10 बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो 10 में से 7 से 8 बच्चा वेदांतु का पढ़ा हुआ होता है। इतना बढ़िया है इनका, वो जो ग्राउंड लेवल वाला एजुकेशन है ना, वो बहुत अच्छा है। पुलकित हैं, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। जो इनके एक फाउंडर हैं पुलकित, वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। पीजे पुलकित जैन। ओलंपियाड के लिए, जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस की मैथमेटिक्स ओलंपियाड की मैथमेटिक्स से कम नहीं है। जेई मेंस की मैथमेटिक्स ओलंपियाड के मैथमेटिक्स को छू देती है। एडवांस तो फिर भी अलग बात है। 4 सवाल एडवांस में लगा के चले आए, मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 4 सवाल, 2 घंटा का टाइम है। 2 घंटे के टाइम में 4 सवाल लगाना है, 4 से 5 सेलेक्ट हो जाओगे एडवांस में। मेंस में सोचो, मेंस में जहां फिजिक्स में 22 क्वेश्चन करने पर, 21 क्वेश्चन करने पर 99 परसेंटाइल आता है, वहीं मैथमेटिक्स में 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल आ जाता है। हाँ, 25 में से। हाँ, सब। वैसे 90 था, फिर इस साल से 75 हो गया। हटा देता तो अच्छा था। थोड़ी और कट ऑफ ही चाहिए। हो गया, हो गया हो। थोड़ा जल्दी पेन चलाओ भाई। क्या मित्र, नोट कर लिए? चल, आओ सुनो, कहानी सुनो। ये बताओ, फॉर्मूला क्या पढ़े हो लैम्डा ऑफ मैटर वेव का? h/√2m काइनेटिक एनर्जी, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h/√2m/q v0। ठीक है, चलो अब हम कुछ डेटा लिख रहे हैं जिसको एज इट इज याद करना है। जैसे मान लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2। एम कितना है जी? 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। और ये हो गया वी नॉट। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने वोल्टेज से एक्सलरेट किया है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा ई बराबर 12.27। हाँ, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नॉट, किसमें? एंगस्ट्रॉन। या 1.227 किसमें? नैनोमीटर। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? सेम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकाले हो ऐसे प्रोटॉन का होता है। 0.286 अपॉन रूट वी नॉट एंगस्ट्रॉन। क्या चेंज होगा प्रोटॉन में? क्या चेंज हो जाएगा? मास। चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9.1 की जगह कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻27। ऐसे ही लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, ड्यूट्रॉन 1h2। न्यूट्रॉन का मतलब समझते हो ना? अरे क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन का मतलब 1h1 की 1h2? न्यूट्रॉन का मतलब 1h2। तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है ये बराबर हो जाता है 0.202 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नॉट। लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन कितना?
0.202 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नॉट। ड्यूट्रॉन से क्या फर्क पड़ा? क्यू की जगह क्या लिखोगे? ई की 2e, 2e। अरे क्लैरिटी है? जैसे अल्फा पार्टिकल होता है ना, वैसे ड्यूट्रॉन होता है। क्या इसको बंद कर दें? ठीक है। मास कितना होगा? मास कितना होगा? 2mp। मास कितना होगा? 2mp। अच्छा सोचना, फॉर हीलियम, हीलियम जिसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या जाता है? 0.101 अपॉन रूट वी नॉट। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्यू कितना रहेगा? 2e। एम कितना हो जाएगा? 2e की 4mp, 4mp ना, बस खत्म, बात हो गया आंसर। तो लैम्डा ऑफ अल्फा कितना हो गया? 0.101 अपॉन रूट वी नॉट। ये सब डेटा याद रहना चाहिए, नोट कर लो। अच्छा एक बात सुनो, चलो पहले इसको लिख लो, तो फिर कहानी सुना भाई। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. हो गया हो? आया नहीं भाई? आया जी? देख लो, बताओ तो आगे चला जाए। क्या भाई साहब? स्पीड ऑफ मैटर वेव। ये बताओ, क्या v बराबर एफ लेमडा जानते हो? जानते हो? और इसको अगर तुम ध्यान दो तो इसको मैं लिख सकता हूं E बाई पी। बोलो, E बाई पी बराबर C निकाले थे ना? किसके लिए? फोटोन पार्टिकल के लिए। किसके लिए? फोटोन पार्टिकल के लिए। यहां देखो, शुरू करो। कहा गया अपना? E बाई पी बराबर क्या निकाले थे? C। किसके लिए? ये वेवलेंथ किसकी है? एनर्जी किसकी है? और ये मोमेंटम किसका है? तो E बाई पी बराबर क्या निकाले हो? C। तो यहां से फोटोन की एनर्जी कितनी मिली है? mc²। अरे क्लियर है? इसी के कारण हम कहते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, बट दौड़ते मास के फोटोन का हमको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। क्लियर? तो सुनो, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक मैटर वेव है, तो मैटर वेव अगर तुम्हारे पास दौड़ रही है लाइट की रफ्तार से, मैटर वेव किस रफ्तार से दौड़ रही है बच्चा? लाइट की रफ्तार से। तो जब वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव लिखोगे तो भाई मैटर वेव तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो पार्टिकल कुछ ना कुछ वी रफ्तार से दौड़, जैसे मैं अगर वी रफ्तार से दौड़ रहा हूं तो मैं कोई ना कोई एनर्जी जनरेट कर रहा हूं। क्लियर है? मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किस रफ्तार से दौड़ रही है? सी की रफ्तार से। मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मेरी बॉडी से जो वेव निकली है वो किस रफ्तार से दौड़ रही है? लाइट की रफ्तार से। अरे क्लियर है ना? अगर हम उसको फोटोन वाली एनर्जी से कन्वर्ट करने जाएं, कंपेयर करने जाएं, तो E बराबर क्या mc² लिख सकते हैं?
और p बराबर क्या mv लिख सकते हैं, m से m कट जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कितना निकल के आए, c स्क्वायर बाई v, दैट इज ग्रेटर देन c। ठीक है ना, मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, मैटर वेव्स travels faster than the speed of light individually, बट अब सोचिए सारा गेम इस रफ्तार का है v का, क्यूमुलेटिव रफ्तार। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन से कोई बॉडी बन जाएगी, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब चाहिए होंगे, पूरा न्यूक्लियस चाहिए होगा। तो जो कंबाइंड बॉडी होती है उससे जो वेव एसोसिएट होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। अरे बात समझ रहे हैं? तो हम कहते हैं बट ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैटर और बॉडी, this speed is considered as very theoretical। अरे बात समझ रहे? थ्योरेटिकल स्पीड है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम यहां तक पहुंच नहीं पाए। एक एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या इसमें, बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़े हो? पानी मांग रहा था यार, उसको बोल के आया हूं भाई, पता नहीं कहां मर गया। भाई सुनो, अगली बात, क्या एक फॉर्मूला पढ़े हो एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये आया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। किससे आया? स्टैंडिंग वेव। कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो ये इसके अंदर ऐसे एक स्टैंडिंग वेव बनाता है। अरे बात समझे कि नहीं? ये स्टैंडिंग वेव बनाता है। तो ये जिस भी ऑर्बिट में होगा ना उतनी नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बनाएगा। रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर। तो यहां पर अगर तुम देखो तो कितनी स्टैंडिंग वेव्स, मोमेंटम बराबर फॉर्मूला जानते हो क्या? एच बाई लैम्डा। कौन दिया था? ये डी ब्रॉगली ना। एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। हुआ क्या, गेम शुरू हुआ रदरफोर्ड से और मैक्सवेल से, दोनों से। मैक्सवेल ने ये बात कही, सुन लो, मैक्सवेल ने ये बात कही कि अगर दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉन, कहीं भी कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर ऐसा है जिसका कुछ एक्सलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? हाँ। तो रदरफोर्ड ने सोचा बात तो सही कही है भाई ने, और मेरे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल कौन से पाथ पे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे। क्या बिना एक्सलरेशन के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल है? एटलीस्ट कौन सा एक्सलरेशन होगा? रेडियल। कौन सा होगा? रेडियल। तो उसको लगा रेडियल एक्सलरेशन तो है ही, और पार्टिकल तो एक्सलरेटेड है ही, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। और न्यूक्लियस गोल गोल घूमते 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 घूमते, मतलब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते घूमते कहां गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में, उनकी थ्योरी के हिसाब से। हर बात समझे ना? उन्होंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है जब वो गोल गोल घूमता है। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि उसने ये भी कह दिया था मैक्सवेल ने कि इफ एनी बॉडी दैट इज अबव 0 केल्विन टेम्परेचर, दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। अरे बात समझे कि नहीं? तो अब रदरफोर्ड ने सोचा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहीं से आ रहा है। अरे भाई, हम सब एटम से मिलके बने हैं ना, मेरी बात पहुंच नहीं रही है तुम लोगों तक।
नहीं पहुंच रही यार, ध्यान से सुनो क्या बोला। क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि अगर दुनिया में कहीं भी कैसा इलेक्ट्रॉन, एस्लरेटेड, कैसा इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, कौन से पाथ में। तोड़ ला कमर तोड़ ला, देखियो बेंच उंच लेक ना बाहर हो जाए दादा। हाँ भाई बोलो क्या होगा। सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है तो कोई ना कोई तो भाई उसमें एक्सलरेशन है, तभी तो घूम रहा है, एटलीस्ट रेडियल एक्सलरेशन है ना। तो देयर शुड बी सम electromagnetic radiation that should emit from the electron, because electron is accelerated particle, because electron is accelerated particle। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है। अरे पक्का जी, यस सर। अच्छा, उसी के साथ मैक्सवेल ने यह भी कहा कि इफ देर इज एनी बॉडी दैट इज एबव 0 केल्विन टेम्परेचर, दुनिया में अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो किसके ऊपर है, 0 केल्विन टेम्परेचर के, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो तो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से। अरे कोई भी बॉडी में अगर टेम्परेचर है तो क्यों है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ना, केवल इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको लगा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो हमने जब उसकी एनालिसिस करी तो हमने उसका एक ड्रॉबैक बनाया कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते घूमते कहां गिर जाता, न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मैक्सवेल ने यह बात भी कही थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, सब कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में गोल घूम रहा है तो वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। क्या बना रहा है, स्टैंडिंग वेव। पक्का जी। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो लैम्डा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट में 3 लैम्डा, फोर ऑर्बिट में, अभी वेव्स पढ़ के आए हो ना, स्टैंडिंग वेव पढ़ के आए हो ना, यही तो पढ़े थे। फर्स्ट ऑर्बिट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी, सेकेंड ऑर्बिट में 2f, थर्ड ऑर्बिट में 3f। अरे बात समझे कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो पहले ऑर्बिट में बना लैम्डा, दूसरे ऑर्बिट में 2 लैम्डा, तीसरे ऑर्बिट में 3 लैम्डा, चौथे ऑर्बिट में 4 लैम्डा। तो उसने कहा कि 2πr लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव्स आएंगी वो कितनी आएंगी, n। नहीं आया, आया जी। 2πr बराबर क्या, n लैम्डा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, mv, और यहाँ क्या हो गया h, और लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, 2πr/n लिखोगे कि नहीं। आर को इधर लेके गया तो बोला एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr, इट इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसी को बोला एंगुलर मोमेंटम। तो L बराबर क्या हो गया है, mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो जो भोर की थ्योरी थी उसमें भोर का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं था, दो कॉन्सेप्ट उठाए और दोनों को जोड़ के एक एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी दे दी। एक कॉन्सेप्ट क्या, कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है वो कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, स्टैंडिंग वेव। क्या बना रहा है, स्टैंडिंग वेव। फिर डी ब्रॉगली ने कहा अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, मैटर पार्टिकल है ना, लाइट पार्टिकल थोड़ी है यार, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है ना, मास जानते हो ना। तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, तो मैटर पार्टिकल में जो वेव आएगी, अगर मान लो पहले ऑर्बिट में तो लैम्डा आएगी, दूसरे ऑर्बिट में 2 लैम्डा, तीसरे ऑर्बिट में 3 लैम्डा, तो एन ऑर्बिट में एन लैम्डा, वो बराबर होगा उस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के। तो 2πr बराबर एन लैम्डा, और p बराबर क्या है, h/लैम्डा, p की जगह mv, और nh/2πr, लैम्डा की जगह nh/2πr/n लिख दिया, n ऊपर चला गया। ये हो गई कहानी। अरे बात समझे कि नहीं। ये हो गया अपने पास क्या, ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ये किसका मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, समझ पाए, नोट कर लो। ये नहीं लिखियो क्या, लिखो। कब, कंबाइंड इफेक्ट, EFFER हो गया क्या, कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैटर बॉडी।
बहुत जबरदस्त शॉर्ट नोट्स बनाए हो यार। शॉर्ट नोट्स ये देखिए क्या लिखे हो यार, तुम ही लिखे हो। हाँ 10 रुपये भाई बेच यार, 200 रुपये लेना कम से कम। हाँ दो। समोसा एक और खिला दूंगा यार किसी दिन। ये इसी साल बना है कि पिछले साल का है? कितना नंबर आया था लास्ट बार तुम्हारा? मतलब नोट्स पे बनाए हो खूब, सवाल नहीं बनाए हो? और भी सब्जेक्ट है इसमें, केवल फिजिक्स है? बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे इस बार हो जाएगा। अरे हो गया हो। अब इन्हों लिख ही रहे हो क्या? आगे लिखो, ये लिखो। क्या हुआ? भोजपुरी गाना सुना रहा है? कौन लड़का? कौन सा? कौन सा गाना? हाँ हाँ, एक बात बताई तब बतावे दे बुका। जब तक हम ये गाना सुने थे तब तक हमको अच्छा लग रहा था, एक दिन हम देख लिए, फिर हम कहे चट से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इमोशन बदल गए, हम कहे साले गाना क्या बढ़िया लाइन लिखे हैं और रच दिए हैं एकदम से। हाँ सुधांशु सर क्या? हाँ सुधांशु सर का फेवरेट गाना ना? हाँ हाँ एक और गाना है उनका फेवरेट, एक, एक और गाना है, नहीं नहीं नहीं, सट्टा के पैसा भी हान देव का। रोज गाड़ी में जाते हैं तो यही गाना बजवाते हैं। हम्म। महुआ पूरब झा, एक आध वीडियो देखा हूं मैं पूरब झा की, वो थोड़ा सा इन लोग की भोजपुरी वालों की मिमिक्री करता है क्या? वही है ना? हाँ हाँ मतलब देखा है देखा है देखा है, बट आई थिंक सबसे अच्छा ह्यूमर इसका है, समय का। समय राणा, समय रहना, समय रहना। अन अकेडमी को तो खूब रोस्ट किया। एक्चुअली फॉरेन कल्चर्स में रोस्टिंग बहुत कॉमन चीज है, रोस्टिंग बहुत पॉजिटिव टर्म है। तो ये हुआ, गए होंगे फाउंडर वाउंडर विदेश विदेश घूमने, देखे होंगे किसी इवेंट में रोस्ट हो रहा है तो पहले जोमेटो वालों ने बुला के अन अकेडमी को रोस्ट कराया, अरे इसको स्विगी को रोस्ट कराया, तो अन अकेडमी वालों ने बुला के खुद को रोस्ट करा लिया। हाँ स्विगी तो रोस्टिंग में यही होता ही है कि जहां आएगा उसी का अपोज करेगा।
रोस्टिंग का गेम ही यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर दूसरे प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं कर सकते, इसी की करनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ फिर। लेकिन क्या लपेटा है भाई, लेकिन संयम मैंने भाई, मतलब इतने रील्स बन रहे हैं ना, इतने रील्स बन रहे हैं भाई। हाँ, किसका किसका? हाँ बिल्कुल होता है गांव में। अरे कुछ नहीं होता यार उसमें। ये बनाओ, बोलो। If E and P are the energy and the momentum of photon respectively, then on reducing the wavelength of photon क्या होगा? बनाओ भैया। If P and E are the energy and the momentum of photon respectively, then reducing the wavelength of photon, well, lambda किसके बराबर होगा? Then on reducing wavelength of photon, wavelength घटाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? P and E both decreases, P and E both will increase, P will increase and E will decrease, P will decrease and E will increase. कहो फोर्थ, फोर्थ, थर्ड, बी, फर्स्ट। अरे P बराबर क्या? अच्छा रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ, एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा। बढ़िया। ये बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन सा होगा? सी, एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m E। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ? रूपा, कौन सा हो? ए। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 12.27 अपॉन रूट वी नॉट ना। इलेक्ट्रॉन है तो वी नॉट का वैल्यू कितना है? 100। 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.227 एंगस्ट्रॉन। तो ए विल बी द आंसर। और बनाओ, कह रहा द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। वेवलेंथ ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए गए हैं भाई, कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ना। तो लेमडा इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या है? h बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, h तो सेम है, वी नॉट सेम है, बस अंतर क्या है? m1 q1 अपॉन m2 q2, मतलब m2 q2 क्या भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो m2 q2 अपॉन m1 q1 अंडर रूट में। नहीं आया? अबे 2 कांस्टेंट है, दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहे हैं, h तो कांस्टेंट है। अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बस खाली चार्ज और मास का ही तो डिफरेंस होगा। तो पहले कौन है, ड्यूट्रॉन की अल्फा प्रोटॉन? पहले ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ना। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ड्यूट्रॉन का मास कितना है? 2 mp। और Q1 कितना है? E की 2E? Q1 कितना है? 2E। और इसका कितना है? 2। प्रोटॉन का तो mp हो जाएगा, और Q2 का कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अरे E हो जाएगा ना, कट गया, क्या बचा? 1/2। सही आंसर क्या होगा? 3। समझ आया? कठिन तो नहीं लग रहा? अगला सवाल बनाओ। An electron is accelerated from rest between the 2 point A and B at which the potentials are 200 volt and 40 volt respectively. Then de Broglie wavelength associated with the electron at B will be. हाँ, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं है, ड्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगा था, 1h2 होता है ना। तो चार्ज तो प्रोटॉन तो एक ही रहेगा ना। यस 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 यस। हाँ, इसको ठीक कर लेना भाई, इसको ठीक कर लेना। अरे ड्यूट्रॉन में चार्ज तो एक ही रहेगा ना। ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अरे क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाता है?
चार्ज तो ई ही बनेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/√2, तो सही आंसर होगा 1। ठीक है, थैंक यू। ये बताओ, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इसको भी ठीक कर लेना, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ भी 2e लिख दिया है क्या? हाँ हाँ, वो थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, तो बता दिया करो यार। यहाँ चार्ज कितना होगा ई। न्यूट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज बस प्रोटॉन की वजह से आएगा ना। देखो, अच्छा एक और फॉर्मूला जानते हो, थर्मली जनरेटेड हीट में जो वेवलेंथ आती है लैम्डा टी, वो होती है कितनी? h/√3m इंटू के टी। अरे क्लियर है? अगर कोई गैस है उसका टेम्परेचर टी है, अगर कोई गैस है उसका टेम्परेचर क्या है? टी है। तो वैसे तो ये जनरल लिखा जाता है मोनो एटॉमिक के लिए। किसके लिए लिखा जाता है? मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है एक मॉलिक्यूल की? 3/2 के टी। अरे होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 रख दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा? 3 के टी। बट याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 के टी। F/2 के टी, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो जनरली हम किसकी बात करते हैं? मोनो एटॉमिक की। किसकी बात करते हैं? मोनो एटॉमिक की। ये बनाओ, ये सवाल बनाओ, कहाँ गया? नहीं, क्वेश्चन बनाओ। An electron is accelerated from rest between point A and B at which the potentials are 20 volt and 40 volt respectively. Then de Broglie wavelength associated with the electron at B will be. de Broglie wavelength कितना होगा? कितना हो? अभी तक निकाल नहीं पाए? An electron is accelerated from rest ना, the de Broglie wavelength lambda equals to कितना लिखोगे? 12.27 अपॉन रूट ऑफ v। तो v का वैल्यू कितना? कितना वे? 20। क्यों 20? क्यों 20? क्योंकि b पे पोटेंशियल कितना है? b पे तुमसे पूछा कहाँ है? b पे ना, तो 40 लिखना चाहिए ना। v क्या है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां क्या लिखोगे? √20। अरे क्लियर है? कौन सा आएगा? √20 का मतलब है, हाँ 4.5, 4 दूना 8, 4 हैं 12, 2.75 एंगस्ट्रॉम। हाँ हाँ हाँ। अरे कुछ बंद हो गया। तो एक बार हम लोग संकल्प भारत में थे, तो सुभाष सर नए नए आए थे। सुभाष सर बताए थे कि नहीं? सुभाष सर तो तुम लोग पढ़ाते नहीं। खड़े थे तो वैसे डिब्बा लगा था, उसको भाई एक बार खोल रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर खोल रहा है, फिर बंद कर रहा है, खोलते बंद करते बटन दबा दिया। अब वो कॉमन बटन होती है पूरे बिल्डिंग की, और बिल्डिंग है 24 फ्लोर की। देख लें भाई, कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, ये क्यों बज रहा है? लिफ्ट से आ रहा है क्या? हाँ। भाई खेलते खेलते बटन दबा दिया, और 24 फ्लोर की बिल्डिंग है, और कुछ नहीं हमारे कॉम्प्लेक्स में टोटल ऐसे 24 फ्लोर के, जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस था 24 फ्लोर की 6 बिल्डिंग्स थी, और एक बिल्डिंग पूरी खाली हो गई। मतलब 1500-1600 लोग बाहर, और हुआ था मजाक। अब भाई देख रहा बंद कैसे करें तो फिर उनका टेक्नीशियन आया तो बंद किया। ये बताओ इसका क्या आंसर होगा? कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, h/√3m के। ये बताओ, द वेवलेंथ ऑफ अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन v इज इन टर्म्स ऑफ c। हाँ, कौन सा वाला?
अरे मास वेरी कर जाएगा ना, तो वेरिएशन ऑफ मास होता है m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। अब सुनो, ये बताओ, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इट एसोसिएटेड मोमेंटम। कौन सा वाला, बी की डी? फोर्थ ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी ना। The minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference V volt is proportional to क्या भाई, 1/√V। नीट 2020, an electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, then the potential difference is, potential difference निकालना है, तो रूट V बराबर कितना हो जाएगा, 1.227 अपॉन कितना, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अरे नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा तो ये बच जाएगा वोल्ट। अरे नहीं आया, यहाँ 12.27 लिखते तो एंगस्ट्रॉन होता ना, 1.27 लिखे हो तो क्या हो जाएगा, नैनो, नैनोमीटर में आंसर दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 वोल्ट। कौन सा आंसर होगा जी, रूट वी बराबर, रूट वी बराबर, वी बराबर 10, क्या है डी, हाँ सॉरी, हमको बोल रहे थे, खुद ही नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं। कितना हो जाएगा, 10⁴। नीट 2019, यही सब सवाल देते हैं ऐसे। हाँ भाई, क्यों, वेवलेंथ ना, एक्सरे का पूछ रहा है यार। एक्सरे में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। अभी पढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पढ़ाऊंगा, अभी आएगा, ठीक। ये बताओ, नीट 2019, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना, 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, निकाल पाओगे, लैम्डा बराबर क्या रख दोगे, 10,000 अंदर डाल दोगे, कितना बार आ जाएगा, 100, 100 ना, कौन सा होगा, ए, ए 12.2 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, ऊपर जाएगा, हाँ 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा ए। ये बताओ, the wavelength lambda of photon and de Broglie wavelength of an electron has same value, find the ratio of energy of photon to the kinetic energy of electron in terms of mass, speed of light and Planck's constant h। क्या होगा, बोलो भाई, lambda mc by h, h mc by lambda 2, h mc by lambda 2, lambda mc by h। वेवलेंथ लैम्डा है फोटोन का एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेम वैल्यू। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मास। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, ई बराबर, ई बराबर क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा, ई बराबर हो गया एच सी बाई लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। सोच लो, सोच लो, क्या लिखें यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखें, एम सी स्क्वायर लिख लें, क्या बोलो 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 भैया, क्या लिखोगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेम वैल्यू। तो लैम्डा ऑफ फोटोन कितना होगा, अरे लैम्डा ऑफ फोटोन कितना होगा, लैम्डा ऑफ फोटोन कितना होगा, एच बाई पी, और डी ब्रॉगलीज का कितना होगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एच बाई पी, पी की जगह कितना, पी की जगह कितना, एम इंटू वी लिख लेंगे, दोनों बराबर हैं, तो एच बाई पी बराबर क्या है, एच बाई एम वी। इससे क्या फायदा हुआ, अपने को निकालना क्या है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब hc/लैम्डा, और डिवाइडेड बाई कितना 1/2 mv²। तो v² की जगह c² लिख देंगे क्या? हाँ भाई, कितना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे? E बराबर mc² डाल दें? हाँ, अरे बात तो वही पड़ी ना यार। आ रहा है आंसर? क्या 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 करें बताओ? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख लें बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखोगे? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख ले भाई साहब? hc/लैम्डा। अच्छा, और लैम्डा बराबर क्या होगा? h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना? h²/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा स्क्वायर बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा? h²/2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दो। किसको किससे डिवाइड करना है? फोटोन को किससे? काइनेटिक एनर्जी से। तो कितना हो गया? hc/लैम्डा इंटू h² मल्टीप्लाइड बाई कितना? मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2m लैम्डा स्क्वायर। क्या होगा? लैम्डा से कट जाएगा, h से स्क्वायर कट जाएगा, तो 2mc/λ/h। ठीक, अरे क्लियर है? अगला सवाल बनाओ, नीट 2018। An electron of mass m with initial velocity v naught of I cap enters in an electric field E vector equals to E naught of I cap. E naught is constant greater than 0 at t equals to 0. If lambda naught is its d Broglie wavelength initially, then its d Broglie wavelength at time t. किसी भी टाइम t पे d Broglie wavelength कितना होगा? किसी भी टाइम t पे d Broglie wavelength कितना होगा? कौन सा होगा? ए नंबर, ए, बी, सी नंबर। किसी भी टाइम t पे रफ्तार क्या होगी? अरे भाई, एक पार्टिकल है, इसका मास कितना है? m, रफ्तार कितना है? v नॉट। तो भाई अगर हम कहें लैम्डा लिखना है अपने को, तो हम लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे? h/mv, यही तो लिखेंगे। रफ्तार कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है भाई, रफ्तार वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सलरेशन F बराबर QE पढ़े हो? अरे पढ़े हो? तो F बराबर मास इंटू दैट इज QE। तो एक्सलरेशन बराबर क्या हो गया? QE/m। कौन एक्सलरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या? तो E/m। तो फाइनल वेलोसिटी V इक्वल्स टू U प्लस AT। U कितना है? V नॉट। A कितना है? E/m इंटू T। अरे क्लियर है? तो यहां से कितना हो जाएगा? हाँ भाई, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? h/m। V की जगह कितना लिख लें? V नॉट E/m इंटू T। लेकिन अपने को लिखना कि लैम्डा नॉट के टर्म में है, लैम्डा नॉट के टर्म में है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? U बराबर भाई, U बराबर V नॉट। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? लैम्डा इक्वल्स टू h/m V नॉट ना। h/m अपने पास है, V नॉट बाहर कर लो। h/m V नॉट को बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस E/m इंटू V नॉट इंटू T। और लैम्डा बाई एम वी नॉट को क्या लिख सकते हो? अरे h/m V नॉट को क्या लिख सकते हो? लैम्डा नॉट ना। 1 प्लस E/m V नॉट इंटू, कौन सा ऑप्शन है? सी। थैंक यू। रुको, हाँ ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, मॉड्यूल तो बताएं, कोई मॉड्यूल दो, कोई भी ले दो। हो गया, मिल गया, बैठो। सुनो भाई, कुछ मॉड्यूल के बनाए हो? सवाल बने हैं? कोई डाउट वाउट हो तो बता दो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 80 तक, क्वेश्चन नंबर 80 तक। कहां से कहां तक भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सवाल अब आप यहां से बना सकते हैं।
अब सब लोग मॉड्यूल ले आए नहीं हो? नहीं, ये छोड़ देना यार। 21 से लेकर कहां तक? 56 तक छोड़ देना। बोर से एटॉमिक मॉडल है, अभी पढ़े नहीं है। 21 से लेकर 56 तक छोड़ देना, बोर से एटॉमिक मॉडल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारा लगा लेना, ठीक है ना? मतलब 80 तक लगा लेना। क्लियर है ना? और 57 से 80 लगा लेना, और 1 से लेकर 20 लगा लेना बस। फिर 21 से 56 लग जाएगा। ये बताओ, बेसिक कहानी सुनो भाई। अगले चैप्टर की छोटी सी कहानी है, मैं सुना रहा हूं, उसको तुम घर से पढ़ के आना, ठीक है ना? ताकि हम डायरेक्टली भोर से स्टार्ट कर पाए। एटम्स का, यस। सुनो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मैं बाद में बात करता हूँ सर आपसे। 10 मिनट में कॉल कर, 10 मिनट बाद कॉल करिए। हाँ भाई सुनो। सबसे पहले दौर शुरू होता है एटम में जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। क्या बोला उन्होंने? जे थॉमसन सुने हो? क्या था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खोजा था। उनसे भी पहले एक कहानी आई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 1853 से 1857 के बीच में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक सबसे बड़ी बात कही कि दुनिया का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम एटम है। दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? एटम है। और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, उसने कहा कि वो स्फेरिकल इन शेप है। क्या क्या? सबसे फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या बोला? एटम। नेचर कैसा है? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरे क्लियर है? और तीसरी बात, शेप कैसा है? स्फेरिकल। ठीक। उसने एक बात गलत बोली, उसने पूरे बोलने में बस एक बात गलत बोली। क्या? कि दुनिया में हर चीज जो बनी है वो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बनी, ऐसा बोल दिया, ठीक ना? फिर उसके बाद जब उसने ये बात बोल दी तो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, तो कैसे लकड़ी और हम इंसान दोनों सेम एटम से कैसे बने? हमारे एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते तो वो जिंदा है, तो हम जिंदा हैं तो उसे भी जिंदा होना चाहिए। क्लियर? और बहुत सारी बातें। तो हुआ क्या कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर जब रिसर्च हुई तो हमने ये सोचा कि देखा ये कि भाई जो एटम्स हैं, जो बॉडीज हैं, वो चार्जिंग फिनोमेना भी प्रोसेस करती हैं। तो अगर एटम इंडिविजुअल एंटिटी होता, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, तो बॉडी कभी चार्ज ही नहीं होती। बॉडी कभी चार्ज ही नहीं होती। तो चार्ज, जब बॉडी चार्ज हो रही है, अपने को चार्ज समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ आ रहा है, तो हमने कहा नहीं, कुछ तो लोचा है एटम के अंदर, कुछ ना कुछ होगा। जब एटम के अंदर और बातें ढूंढी गई तो पहला उसका जो स्टेटमेंट गलत हुआ वो ये हुआ कि एटम्स दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, वो एटम। ये गलत हो गया। क्लियर? तो गलत किसने किया? जे थॉमसन ने गलत किया। जे थॉमसन ने कहा नहीं भाई, पागल हो क्या, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो बिखरा हुआ है, ठीक है ना? और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज लाइक फ्रूट एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज लाइक सीड्स। तो साला, हाँ, जब मैं पढ़ा इसको पहली बार तो इस मॉडल को बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। बेर खाए हो तुम लोग जीवन में? बेर को तुम इस प्लम पुडिंग मॉडल से रिलेट कर पाते हो? कर पाते हो? नहीं। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कह रहा है कि फ्रूट जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है ना? फ्रूट फैला हुआ है और उसमें सीड्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। कभी तुम बेर का सीड देखे हो? वो बिखरा हुआ होता है कि सॉलिड होता है? सॉलिड होता है। प्लम पुडिंग मॉडल तो मैं तो कभी रिलेट ही नहीं कर पाऊं। वाटरमेलन वाला समझ आ जाए कि फ्रूट्स आर लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सोचा ये प्लम पडिंग, प्लम मतलब बेर होता है, हमारे यहाँ बेर में तो बीच में होता है और किनारे किनारे फ्रूट्स होते हैं, क्यों लिखा? तो फिर मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, अमीर दोस्त के घर, बर्थडे में। तो उसके डाइनिंग टेबल पे एक इतना बड़ा कंटेनर था, उसके अंदर, हाँ, नहीं, अमीर दोस्त था, बता तो ना, सुनो तो यार।
तो हुआ क्या, उसके टेबल पे ऐसे लाल लाल फ्रूट रखा था। मैं बोला आंटी ये खाने वाला है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। कहा हाँ बेटा खा ले। मैंने उठाया, खाया। तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, जो वाटरमेलन में होता है। तो मैंने समझा ये वो वाला बेरी है, ये अपना वाला बेरी नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ पे निकलता है ये वो वाला बेरी नहीं है। हाँ, प्लम पडिंग मॉडल वाला बेरी जो है वो स्ट्रॉबेरी वाला बेरी है। सोचो, अमीर होने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एक बार में रिलेट हो गया प्लम पडिंग मॉडल। अरे क्लैरिटी है ना, प्लम पडिंग जो प्लम्स होती हैं उनको स्ट्रॉबेरीज को प्लम्स बोला जाता है, समझे ना। तो उसमें क्या होता है कि जो सीड्स होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी होती हैं, वो खाई जाती है, सीड्स के साथ खाया जाता है उनको। तो भाई साहब, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अदरवाइज वाटरमेलन वाला कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रूट है वो कैसा है, चारों तरफ फैला हुआ है और उसमें सीड्स इम्प्लांट है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक ना। स्फेरिकल इन शेप, अब इन्होंने कह दिया कि नाउ द फंडामेंटल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पार्ट। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्ट, क्लियर है। इन्होंने भी कहा कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, लेकिन अब एटम्स फंडामेंटल नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, इलेक्ट्रॉन के मास वास के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया, बढ़िया बातें कही। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक बात देखी कि भाई साहब मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो एटम से सीधे पास कर जा रहे हैं। गोल्ड के एटम से सीधे पास कर जा रहे हैं, वो किसी तरह से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि एटम का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो खाली है, मैक्सिमम हिस्सा जो है वो खाली है। मतलब एटम्स का 99% 99.9% मास जो है वो उसके 0.1% वॉल्यूम में है, और उसी वॉल्यूम को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, समझे कि नहीं। 99.9% मास जो है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल उन सब में 1 in a million 10⁵ पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के वापस आ जा रहा था। अरे बात समझ रहे हो ना। तो भाई गया और वापस आ गया, जो गया वो टकरा के वापस आया, तो उसने क्या कहा, उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि सेंटर पे कोई एक ऐसी बहुत बल्की चीज है जिसको अपन तोड़ नहीं पा रहे। तो हमने अल्फा पार्टिकल्स को खूब एक्सलरेट कराया, उसकी रफ्तार बढ़ी, वो और क्लोज गया होगा, और क्लोज गया होगा, और क्लोज गया होगा। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला, और जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 टू -15 मीटर के रेंज में था। तो हमने माना कि वो जस्ट न्यूक्लियस से गया, टक से छू के वापस आ गया, क्लियर। दोनों के सेंटर के बीच का गैप अपने को मिला, तो हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस का एस्टिमेशन लगाया कि इतना कुछ साइज का न्यूक्लियस होगा। मैक्सिमम स्पेस एटम का क्या है, खाली है, अरे क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी सिस्टम में रुक नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रुक नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब हम मास ऑफ एटम की बात करते हैं तो जनरली उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता है। बात जानते हो, जब आप मास ऑफ एटम लिखते हो तो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, वो एवरेज कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई चेंज क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। अरे बात समझ पा रहे हैं, चलिए। तो इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। साथ में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका नाम था एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या था, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। एक चैम्बर लेते थे, उस चैम्बर में जिस जिस भी मटेरियल को आइडेंटिफाई करना होता था उसको उस चैम्बर के अंदर पाउडर्ड फॉर्म में डालते थे, और उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराते थे, जो हमारे पास जितने भी पॉसिबल रेडिएशंस अवेलेबल थे। तो हमने देखा ये कि, और पीछे एक ZnS की प्लेट लगाई, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगाई। तो हुआ क्या कि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया ना सारी पॉसिबल वेवलेंथ का, तो हर वेवलेंथ का अपना एक इंडिविजुअल कलर होता है, बस समझे ना। तो जब वो फ्लोरोसेंट कैरेक्टरिस्टिक देता है जब वो ZnS की प्लेट पे पड़ता है, तो हुआ क्या कि अगर हमने x नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भेजी थी तो हमको वहां पर जो वेवलेंथ्स मिली उसमें से कुछ गायब हो गई थी, जो हमने भेजी थी। जब हमने पास कराया, रेडिएशन पास कराया गैस चैम्बर से, तो दूसरे साइड हमको जो रेडिएशन मिला जो पहले भेजा था उससे अलग मिला, कम हो गया। क्लैरिटी है, कुछ गायब हो गई, कुछ वेवलेंथ उसमें से गायब हो गई, क्लियर है।
इसको कहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको उठा के साइड रख दिया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा गया कि अगर हमने एक्स नंबर ऑफ वेवलेंथ उसके अंदर से पास कराई हैं, तो हमको जो नंबर ऑफ वेवलेंथ मिल रही हैं वो भी मिल रही हैं जो गायब हुई थी, और वो भी मिल रही हैं जो नहीं गायब हुई थी। अरे बात समझे भाई? जो गायब हुई थी वो तो मिली ही, साथ में जो नहीं गायब हुई थी वो भी मिली। अरे क्लैरिटी है? तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो ठीक बात है कि मान लीजिए वो जीरो से उड़ा। कहां से उड़ा? ग्राउंड स्टेट से। कहां से उड़ा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से 5 में उड़ा, मान लो 5वें ऑर्बिट में चला गया। कहां चला गया? और ग्राउंड स्टेट से 5वें ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 5। तो वो कुछ फोटोन एब्जॉर्ब किए होंगे, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन सोचो 5वें ऑर्बिट में स्टेबल था कि ग्राउंड में? ग्राउंड में। तो क्या फिर से ग्राउंड में आएगा? यस सर। तो जब वो ग्राउंड में आने लगा ना, तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगा। तो देखा ये गया कि 1 से 5 वाला जो एब्जॉर्ब हुआ था, अरे ऊपर गया तो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया ना, तो 1 से 5 जाने में जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था वो तो एमिट हुआ ही हुआ, साथ में ऐसे फोटॉन्स भी एमिट हुए जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। अरे बात समझे कि नहीं? तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की तो ठीक बात है कि वो 1 से लेकर कहां गया? 5। तो जब डी एक्साइट होगा तो वो 5 से 1 में भी आ सकता है, 5 से 3 में भी आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 5 से 4 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। इतनी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने बनाई। अरे क्लैरिटी है? तो अगर 1 से 5 गया और 5 से 1 आया, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था वही फोटोन छोड़ देगा। 1 से 5 गया, 5 से 4 आया, 4 से 1 आया, तो 2 फोटॉन्स निकलेंगे अलग अलग एनर्जी के। जो एब्जॉर्ब हुए थे क्या? नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। अरे बात समझे ना? इसी वजह से कहा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है। पल्ले पड़ा? तो हुआ क्या कि एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमको जेडनेस की प्लेट पर फ्लोरेसेंट मिल रहा था, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे पास कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, पूरी फेल। जे थॉमसन की थ्योरी थी, पूरी फेल। रदरफोर्ड की थ्योरी थी, पूरी फेल। कोई बता ही नहीं पाता था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बोर से एटॉमिक मॉडल आया। बोर ने जो बताया उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किया एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम का, वो बस वैलिड किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे एटम्स जिसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्पिनिंग बदल जाती है। ये बात समझ रहे हैं? रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक और स्पिनिंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों साथ में रोल में आता है, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रह जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करते हैं ना? करते हैं ना? उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अरे बात समझ रहे हो? तो हुआ क्या? बोर ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए। कौन कौन से? कौन कौन से? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। पहला पॉस्टुलेट। भाई कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो यही तो होगा ना? पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, दूसरी बात क्या कही कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा? NH बाई 2 पाई के। कहां से उठाया था? डी ब्रॉगली से और मैक्सवेल से। क्लैरिटी है? और तीसरी बात कही कि जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर स्टेबल इन देयर ऑर्बिट्स एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके ऑर्बिट में उसका जो एनर्जी लेवल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से बहुत कम है। नेगेटिव में है ना? बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? लेकिन समस्या ये हुई कि एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये बस केवल हाइड्रोजन एटम्स तक वैलिड हुआ। क्लियर है? ये एक्सप्लेनेशन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन जो हो रहा था, तभी तो हम भाई जो अभी हम तुमको कहानी सुनाए कि इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 5 गया, तो वापस आते समय 5 से 4 भी आएगा, 4 से 3 भी आएगा, 3 से 2 भी आएगा, 2 से 1 भी आएगा, या 5 से डायरेक्टली 4 आएगा, 4 से 1 आ जाएगा, 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आ जाएगा, 5 से 4 आएगा, 4 से 1 आ जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटीज तुम बना सकते हो सब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अगली वाली क्लास में। तो उन सब में क्या होगा? उन सारी कैलकुलेशंस पर 1 से 5 गया था और 5 से 1 आया, तो जो फोटोन एब्जॉर्व किया था वही फोटोन देगा। क्लियर? लेकिन क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन 0 से 5 जाए तो 5 से 1 से 5 जाए तो 5 से 1 ही आए? नहीं।
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसमें से अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स 1 से 5 गए हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो 5 से कहां आएंगे, एक। अरे बात समझे ना, अप्रोक्सीमेटली। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो 5 से एक आए तो उन्होंने वो फोटॉन्स दिए जो एब्जॉर्ब किए थे। लेकिन सोचो जो डायरेक्टली 5 से एक नहीं आए, उन्होंने वो फोटॉन्स भी दिए जो उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किए थे। अरे क्लैरिटी है? तो इस एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम की जो बात आप कर पा रहे हैं, जिनको आप थोड़ा बहुत सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो केवल बोर की वजह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि बोर का हाइड्रोजन एटम थ्योरी था। फिर उसके बाद दो और बवाल साइंटिस्ट आए जिन्होंने पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की संरचना करी। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम से ही तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, जानते हो? सबसे पहली पीरियोडिक किसकी थी? सबसे पहली पीरियोडिक टेबल, हाँ, मेंडलीव्स की थी ना। और मॉडर्न मोस्टली की, हाँ। और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। मॉडर्न वाले को बहुत सारे लोग थे। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था। वही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की नींव रखी। अगर वो नहीं आती तो अभी भी हम वही घासे छिल रहे होते। अरे क्लियर है ना? हाँ। तो हुआ क्या, इसके बाद दो और बवाल लोग आए। एक का नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था? हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और दूसरे का नाम था समरफील्ड। क्या नाम था? समरफील्ड। ये दो थ्योरीज आई जिन्होंने हर एक पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम जस्टिफाई किया, जो अभी अपने को पढ़ना नहीं। क्लैरिटी है ना? तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक? तो फटाफट स्टार्ट करेंगे एटम्स, मैं थोड़ी थ्योरी ले आऊंगा साथ में, और उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो मॉड्यूल बना लेना, मॉड्यूल बना लेना, ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। माइक छोड़ के जाएंगे।